सिर्फ रक्षा सौदे ही महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं, इस मुलाकात में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आज इस मुलाकात की तस्वीरें सबसे ज़्यादा अगर कोई देश देख रहा है तो वो अमेरिका है, वो चाइना है, वो यूरोपियन कंट्री है। पाकिस्तान तो हर मुलाकात की नज़र रखता है क्योंकि उसको तो यही लगता है कि भारत क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहीं में नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिहाज से इस मुलाकात की अगर आप समझें, लोगों को बताना चाहें कि ये मुलाकात क्यों अलग है, क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या टाइमिंग है इसकी, वो बता दीजिए। देखिए, हमको ये समझना है कि अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा है और उसके बहुत सारे कारण हैं और कुछ बहुत सीरियस मैटर है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा है और अमेरिका इंडिया के विरुद्ध इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है और पुतिन इंडिया में आ रहे हैं, वो भी तब जबकि हमने उनसे ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको ये भी समझना है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कि रशिया एक मिलिट्री पावर है और अमेरिका एक मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है और इकोनॉमिक पावर है। हमें ज़्यादा कुछ अमेरिका रशिया से नहीं मिल सकता है। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी में। आपने देखा था ऑपरेशन जब सिंदूर चला तो हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब जब पुतिन साहब इधर आ रहे हैं और वो इंडिया के दोस्त हैं, तो हम चाहते हैं कि रशिया जो है इंडिया में उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, उसमें जो रशियन बिजनेसमैन हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ रशियन बिजनेसमैन ने रिफाइनरी में पैसा इन्वेस्ट किया है। रशिया से हम फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं, रशिया से हम एडिबल ऑयल ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम रशिया के साथ ट्रेड डील कर सकते हैं और डिफेंस इक्विपमेंट में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज हम बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा जो न्यूक्लियर सबमरीन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम चाहते हैं कि रशिया और ज़्यादा कोऑपरेट करे, कोलैबोरेट करे और हमें टेक्नोलॉजी दे, क्योंकि जो नेवी का जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बिकॉज अगर नेवी को लड़ाई लड़नी है तो उसके पास सबमरीन्स होने चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स होने चाहिए जो अंडर वाटर 6-6 महीने रह जाते हैं और वो सर्वेलेंस का भी काम कर सकते हैं और वो ज़्यादा डीप डाइव करते हैं। तो इससे हमको फ़ायदा होगा। रशिया के पास ये सब टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमको रशिया से क्या मिल सकता है और हमको इतना ही डील करना चाहिए कि अमेरिका नाराज़ नहीं हो जाए। और नहीं कहीं अगर ये इस पर ये जो आपने बात कह दी लास्ट में, आखिर में जो आपने बात कह दी है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और 10 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस 10 तस्वीर को एक बार फिर से हम ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। और मोदी और पुतिन की दोस्ती की जो इबारत, इन दो बड़े नेताओं की जो दोस्ती की इबारत लिखी गई थी वो 2001 में एक तस्वीर आई थी। वो तस्वीर भी हम जल्द आपको दिखाएंगे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लेकिन बतौर पीएम, बतौर प्रधानमंत्री उनकी सिलसिलेवार मुलाकात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिन 10 तस्वीरों में आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स समिट हो या फिर शिखर सम्मेलन हो, हर मुलाकात में उसी दोस्ती, उसी याराना की वो तस्वीरें सामने आती हैं। पीएम मोदी गले मिलते हैं, पुतिन गले मिलते हैं, दोनों के साथ की जो जोड़ी है वो नज़र आती है उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी विश्वास के साथ। चाहे वो ब्रिक्स सम्मेलन हो, आप देखिए कि 2014 में 2 बार मुलाकात हुई, 16 में 1 बार मुलाकात हुई, 17 में भी मुलाकात होती है ब्रिक्स समिट में, जो 8वां ब्रिक्स समिट था, फिर 18 में मुलाकात होती है, फिर 18 से 3 साल बाद फिर 21 में भारत रूस समिट में मुलाकात होती है। और ये आखिरी मौका था इससे पहले का जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आए थे। उसके बाद 22वें शिखर सम्मेलन की मुलाकात 2024 में होती है और 2024 में ही दूसरी मुलाकात अक्टूबर में होती है ब्रिक्स सम्मेलन में। एससीओ शिखर सम्मेलन में अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी 2025 में ही 1 सितंबर को। और उसके बाद फिर अब ये मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कल की। ये तस्वीर आप देख लीजिए। अब आपको दोबारा से चर्चा में लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी जुड़ गए हैं। आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बहुत जानकार हैं इस मामले में।
कि भारत और रूस के संबंध कितने खास हैं, या इन संबंधों के पीछे की हिस्ट्री क्या है, इन संबंधों के आगे का फ्यूचर क्या है, ये सब हमें बताएंगे। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी। हम बात कर रहे थे अभी हमारे साथ जो तोमर जी जुड़े हुए हैं, संजय तोमर जी रिटायर्ड करने, उन्होंने बताया कि हमें जो भी कुछ करना है वो ये देखकर करना है कि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। लेकिन मुझे तो लगता है कि अमेरिका तो ऑलरेडी नाराज़ है, अमेरिका तो चिढ़ा हुआ है और अमेरिका की चिड़न दिख रही है टैरिफ के तौर पर। क्या आगे आने वाले वक्त में अमेरिका कुछ और ऐसा कर सकता है जो भारत के लिए हार्मफुल हो? डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी। देखिए, हमें ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं उससे अनेक आशंकाएं जन्म लेती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को देखिए आप, टैरिफ वार और इन सारे परिप्रेक्ष्य में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा इस नाते ज़्यादा ही मानीखेज है, क्योंकि लगातार अमेरिका टैरिफ को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर विभिन्न देशों पे जिस तरह से लगातार दबाव बना रहा है, उसके चलते ये कहा नहीं जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या कदम उठाएंगे। इसी नाते और उनके कहने पर या उनके दबाव पर भारत ने जिस तरीके से रूस से तेल खरीदना बंद किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत रूस के तेल का एक बड़ा खरीदार था। उससे रूस की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसको बल मिलता तेल था। वाली बात पे आज एक खबर आई है और जो एक साक्षात्कार में ट्रंप ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो काम अमेरिका करता है उसी काम को रोकने के लिए अगर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है तो ये तो गलत है। और मैं उनका बयान बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। या ये रहा, अगर अमेरिका के पास हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? ये बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर देने वाला मुद्दा है और हम राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस मुद्दे पर चर्चा और बहस करने के लिए तैयार हैं। तो तेल पर तो अमेरिका की दोहरी नीति एक्सपोज भारत ने भी की थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को लेकर कहा था। लेकिन अब आप जो बात कह रहे हैं तेल वाली, जो प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये भविष्य में देखने में। मैं लौट रहा हूँ आपके पास क्योंकि एक तस्वीर आ गई है, मुझे बताया जा रहा है उस तस्वीर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो तस्वीर दिखाइए। उस तस्वीर को दिखाने के साथ ही मैं ब्रीफ करूँगा, क्योंकि उस तस्वीर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नजर आ रहे हैं, साथ में मौजूद है व्लादिमीर पुतिन, और ये 2001 की तस्वीर है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस मुलाकात के दौरान वो मौजूद थे। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है दोस्ती का मोदी और पुतिन की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकातें हुई थी, समझौते हुए थे, और उसी दौरान नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे जो उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और अब जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मैं लौटूंगा इस तस्वीर को वापस से ले जाइएगा और मैं चर्चा में फिर आता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो S-400 ने कमाल का प्रदर्शन किया, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद भारत को ताकत भी दी। लेकिन क्या इससे भी काम चलेगा या आगे भी हमें बढ़ना ही है? क्योंकि खतरे कम तो होंगे नहीं, वक्त के साथ खतरे और बढ़ेंगे। AI से खतरा होगा। अब तो हम देख रहे थे कि कई जगहों पर रोबोटिक जो है एम्प्लॉयमेंट की जा रही है कि रोबोटिक को डिप्लॉय किया जाए, तो खतरे तो बढ़ते जाएंगे। डिफेंस को मजबूत करना ज़रूरी है, रूस का साथ तो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। डेफिनेटली डिफेंस के ऊपर हमको काफ़ी मतलब हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, बिकॉज फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट बाय ड्रोन्स, विल बी फॉट बाय लेसर्स, विल बी फॉट बाय प्लाज्मा। S-400 वॉर टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज 400 किलोमीटर्स है और दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अगर हमको कुछ डिफेंस के ऊपर बात करना है रशिया के साथ, तो हमें S-400 और S-500 जिसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको हमको फास्ट ट्रैक में खरीदना चाहिए हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए। और इसके साथ साथ हमको जो ब्रह्मोस का जो रेंज है जो 400 किलोमीटर है, उसको बढ़ा के 1000 किलोमीटर हमको करना चाहिए। और इसके साथ हमको रशिया से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और खरीदना चाहिए ताकि हम एनिमी का कम्युनिकेशन और जो रडार सिस्टम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। न्यूक्लियर सबमरीन्स में हम चाहते हैं कि रशिया हमसे ज़्यादा हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, बिकॉज फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट बाय न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन का एडवांटेज ये है कि वो ज़्यादा
डीप डाइव कर सकते हैं और 6 महीने तक पानी के अंदर रह के वो दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है केवल न्यूक्लियर सबमरीन में है। और अगर हम कन्वेंशनल सबमरीन की बात करें तो वो मैक्सिमम 15-20 दिन तक अंडर वाटर रह सकते हैं, और ये न्यूक्लियर सबमरीन 6 महीने तक अंडर वाटर रह सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमको रशिया के साथ हमको कोलैबोरेशन करना चाहिए, और हमें जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे लेसर्स है, प्लाज्मा है, इसके ऊपर हमको रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवानी चाहिए। तो हमको ये फायदे का सौदा होगा, और ज्यादा हमको इकोनॉमिक डील की तरफ नहीं जाना है। उससे क्या है कि हो सकता है कि अमेरिका नाराज हो जाए। आप ये बार बार जोर क्यों दे रहे हैं कि अमेरिका नाराज हो जाएगा? अमेरिका आपको अभी नाराज नहीं लगता है? नाराज है। अभी उसने इंडिया को बोला कि रशिया से आप ऑयल एंड गैस नहीं लो, तो हमने बंद कर जो दिया। नाराज है वो उसके क्या परवाह करना? वो जो नाराज है तो नाराज ही बना नाराज है। अभी 50% ही टैरिफ लगाया, 500% लगा देगा तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ये समझना है हमको। और देखिए डॉलर जो है 90 रुपीज का हो गया है, और मैं भारत की जनता को ये समझाना चाहता हूँ कि ये 90 रुपीज का क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। आप सोचिए अभी डॉलर 85 रुपीज था एक हफ्ते पहले, और अभी वो 90 हो गया। इसका मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हैं 85 बिलियन डॉलर, एक हफ्ते पहले तो इट इज 85, और आज की तारीख में इट इज 90 बिलियन डॉलर, तो 5 बिलियन डॉलर। इसलिए ही तो ये डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका MIR हमारे यहाँ चले, हमारा रुपए कार्ड वहाँ चले, और जो करेंसी में जो पेमेंट होता है वो लोकल करेंसी में हो। डॉक्टर सक्सेना जी, क्या कारोबारी रिश्ते को नहीं बढ़ाना चाहिए? तोमर जी तो कह रहे हैं कि अमेरिका का ख्याल रखना चाहिए, जरूरत है अमेरिका की ख्याल रखने की। देखिए अमेरिका की नाराज़गी के मद्देनजर अगर आप अपनी सारी सामरिक या वैदेशिक नीति तय करेंगे या राजनीति तय करेंगे तो उससे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं दूरगामी नुकसान हो सकता है। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका क्यूबा से पिछले 80 सालों से नाराज़ है, वेनेजुएला से पिछले अनेक वर्षों से नाराज है, उसने अनेक प्रतिबंध घोषित कर रखे हैं। इसी तरह ईरान पे अनेक प्रतिबंध घोषित कर रखे हैं। तो अमेरिका की आदत है कि प्रतिबंध लगाकर विभिन्न देशों की राजनीति को, उनके राजनय को और उनके आर्थिक हितों पे कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जाए। तो भारत को भी सिर्फ अगर टैरिफ वार के जरिए या उसके डर से अपनी राजनीति, अपनी आर्थिक नीति और अपनी राजनय की तैयारी करता है या तय करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत श्रेयस्कर नहीं होगा। उससे भारत की छवि पर कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक रूस से भारत के रिश्तों की बात है, मैंने कहा था पहले भी और फिर पुनः दोहराता हूँ कि रूस भारत का ट्रस्टेड मित्र है। और वो बात PM मोदी ने भी कही, कसौटी पर खरे उतरे हैं रिश्ते भारत और रूस के। और जहाँ तक डॉलर की बात है तो पिछले वर्षों में लगातार रुपया डॉलर के मुकाबले स्फीति या अवमूल्यन का शिकार रहा है। उसका कारण सिर्फ टैरिफ की धमकी नहीं है बल्कि अनेक कारण है जिसकी तय में जानना जो है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि फिर भी इंडियन करेंसी जो रुपए है वो दुनिया की सबसे ज्यादा स्थिर करेंसी में से एक है। और ये अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा, अभी आज ही पढ़ा है, तो वो ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, हम देख चुके हैं इससे पहले जो प्री क्वार्टर निकला है 8.2 की हमारी GDP ग्रोथ रही है, तो ये बताता है कि भारत की दिशा का परिणाम तो जो है निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन तोमर जी एक मेरा कंसर्न ये है कि बार बार चूंकि जब भी पिछले 4 सालों में रूस की बात हुई है तो यूक्रेन की बात भी हुई है, रूस और यूक्रेन की बात हुई है, और आज ये खबर है कि यूरोपियन तमाम कंट्रीज ये टकटकी लगाकर देख रही हैं इंडिया की तरफ कि पुतिन मोदी की बात बहुत मानते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि आज से कुछ ऐसा मैसेज जाए जो यूक्रेन और रूसिया के वॉर को खत्म करे या कम करे, क्योंकि अमेरिका भी मध्यस्थता करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, ये मेरा सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स ऑल्सो और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। अमेरिका और रशिया के बीच में डील हो गया है, डील हो गया उनके बीच में, और यूक्रेन का जो 50% हिस्सा है वो रशिया के पास जाने वाला है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, फॉर वर्ल्ड पीस लेट रशिया टेक यूक्रेन एंड लेट अमेरिका टेक ईरान, और वही हो रहा है, डील हो चुका है। और इसके बारे में वो डेफिनेटली अभी आए हैं, वो मोदी जी से भी बात करेंगे। 50% यूक्रेन जो है, रशिया के लिए यूक्रेन का हिस्सा टेक करना आसान हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान का एक हिस्सा टेक करना इतना आसान होगा? बिल्कुल होगा। ईरान के ऊपर उन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। देखिए B-2 बॉम्बर ने जब अटैक किया तो
तो उसको वो रोक नहीं पाए, जो ईरानियंस थे वो उसको रोक नहीं पाए। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास पावर है। और आपने वो एक पिक्चर देखी थी अग्निपथ, जिसमें डैनी सर ने अमिताभ बच्चन को बोला था कि अगर मैं ताकतवर आदमी से दोस्ती करूंगा तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, और मैं एक कमजोर आदमी से दोस्ती करूंगा और जिसके जेब में पैसा नहीं है तो मैं भी गरीब हो जाऊंगा। आप अमेरिका, आप रशिया से ज्यादा दोस्ती करेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मैंने कल समझाया था उनको, S-57 हमको लेना नहीं चाहिए बिकॉज वो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट केवल अमेरिका के पास है, F-35। तो ये सब चीजें हमको समझना, हमको अपने LCA तेजस के लिए अगर कोई इंजन भी चाहिए तो रशिया का जो इंजन होता है वो बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है। मतलब कि अगर हमने रशियन इंजन अगर इसमें LCA में लगाया, अगर हमको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मालूम चला कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम था, तो अगर हम रशियन इंजन लगाएंगे तो उसका रेंज ज्यादा हो जाएगा, यूसी पावर बढ़ जाएगी लेकिन रेंज ज्यादा हो जाएगा, आप पूरा पाकिस्तान ही नहीं जा पाएंगे। तो मतलब ये सब चीजें हमको समझनी है कि रशिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमारा जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल, हमारा जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर हमारा डायरेक्शन सही होगा, हम मंजिल तक पहुंचने, हमको ये सब चीजें सोचनी समझना चाहिए। जो आप हाथ में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक बुक दे रहे हैं राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन को। ये दरअसल गीता है, और रूस की जो भाषा है उसमें लिखी गई इस गीता को भेंट किया गया है। भारतीय अपने कल्चरल के लिए जाने जाते हैं, भारत की संस्कृति अपने आप में बहुत महान है, और इस संस्कृति से रूबरू व्लादिमीर पुतिन होते हुए नजर आ रहे हैं। गीता में बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो संदेश है उसको पूरा वर्ल्ड एडमायर करता है, और ये संदेश यहाँ से भी गया है। युद्ध के दौरान के वर्णन हैं, और गीता राष्ट्रपति पुतिन को दिया जा रहा है, और पुतिन भी अभी इस वक्त युद्ध में हैं। गीता में भी युद्ध का वर्णन है। क्या ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, या संस्कृति से कनेक्ट किया गया? गीता का पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा आदर किया जाता है, और उसमें भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया वो मायने रखता है। और यह कहना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी आप अगर जो भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, तो पूरी ताकत से आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, और अनेक चीज़ें उसमें मायने रखती हैं कि किस ऊँट कब किसकी करवट बैठेगा। जहाँ तक गीता की बात है, तो न सिर्फ गीता बल्कि रामायण भी रूस में बहुत लोकप्रिय है। जब सोवियत संघ था तो पिछली शताब्दी के 6ठे दशक में वारान्निकोव ने रामायण का अनुवाद किया था, और वो वहाँ काफ़ी सराहा जाता है। और अगर सही मायने में भारत का कोई सांस्कृतिक राजदूत रहा है तो वो राज कपूर रहा है। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी। आपने जापानी जूता का जिक्र करके, तो ये कल जापान का भी जिक्र हुआ, क्योंकि वो कार जिसमें बैठ के मोदी और पुतिन गए, वो किसी यूरोपियन कंट्री की बनाई गई कार नहीं थी। बेड़े में पीएम मोदी के बेड़े में, पीएमओ में कई सारी कारें हैं अलग अलग कंपनीज की, लेकिन वो कार जापान की थी, जापान की टोयोटा फॉर्च्यूनर। वो क्या मैसेज दिया गया? तो ये वैश्विक राजनय का संदेश देता है कि सभी देशों को परस्पर नजदीक आना चाहिए और शांति और सौहार्द के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन सर वर्ल्ड ऑर्डर क्या नया? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर तो इस वक्त ट्रंप के आने के बाद लगातार लड़खड़ाया हुआ है, और विभिन्न देश एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा आशंकित हैं। युद्ध की एक नई प्रणाली ट्रंप ने ईजाद की है, जो कि टैरिफ वार के रूप में जिसे जाना जाता है। जहाँ तक यूक्रेन में शांति की बात है, लेट रशिया टेक उक्राइना और अमेरिका टेक ईरान। तो अमेरिका के लिए ईरान के किसी भी भूभाग पर कब्जा करना संभव नहीं है। अगर ऐसा अमेरिका चेष्टा भी करता है तो वो तीसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं भड़क सकता है। और अगर उक्राइना की बात करें तो उक्राइना पर रूस ने हमला क्यों किया? लेकिन सर देखिए, एक मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 8 मार्च 2022 को उक्राइना ने रूस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, और रूस को अपनी गुप्तचर सेवा से जब ये पता चला कि यूरोपीय देशों के उकसावे पर उक्राइना मतलब रूस पर हमला करने वाला है, उक्राइना यानी यूक्रेन, आप अंग्रेजी उसका तर्जुमा है, अब मूल जो है वो उक्राइना है। जी हाँ, इसलिए मैंने बताया ताकि दर्शक समझ सकें। हाँ, तो फिर पुतिन ने यह निर्णय लिया, और ठीक एक पखवाड़े पहले 23 फरवरी 2022 को रूस ने उक्राइना पर हमला बोल दिया, तो उक्राइना हक्का बक्का रह गया।
क्योंकि उसको ये कतई अनुमान नहीं था कि रूस उक्राइना पर हमला कर सकता है। लेकिन पुतिन की ये बात मायने रखती है कि हमने उक्राइना पर निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने निर्णायक हमला नहीं किया, बल्कि समानुपातिक हमला किया है। हमने उसकी नागरिक बस्तियों पर हमला नहीं किया है, सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला किया है, क्योंकि उक्राइना में बड़ी संख्या रूसी भाषी और रूसी मूल के लोगों की है और उक्राइना मिश्रित आबादी का देश है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखते हुए अगर आप देखें, और ईरान पे बमबारी या ईरान का नुकसान होना इजराइल के जरिए वो बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन ये चीज़ें लंबी चलेंगी और अगर लड़ाई लंबी चलती है तो पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं वो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आप सब मान के चलिए कि जहाँ तक सामरिक शक्ति की बात है जी, अमेरिका आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कहना चाहिए शक्तिशाली राष्ट्र हो सकता है, लेकिन जहाँ तक सामरिक बात है तो कल का सोवियत संघ और आज का रूस कहीं भी अमेरिका से कमतर नहीं है। और चीन ने जिस तरीके से प्रगति की है आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर, तो रूस और चीन की धुरी अमेरिका को तगड़ी न सिर्फ चुनौती दे सकते हैं बल्कि कहीं ना कहीं अमेरिका दोनों के सम्मिलित शक्ति के मुकाबले अभी कमजोर पड़ेगा। सर हाँ, ये आपने जो अच्छी बात इस वक्त छेड़ी है कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी भारत कोशिश कर रहा है और चाइना भी कोशिश कर रहा है कि जो तलखी है उसे कम किया जाए। और ये हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीज़ें बदली हैं। अमेरिका जो भारत के नज़दीक रहता था उसका जो कॉर्नर है वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा बड़ा है, सॉफ्ट कॉर्नर, और वो उनके पर्सनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप को भारत से बचाने के लिए या भारत से जंग लड़ने के लिए बेचने को भी तैयार है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश का जिक्र इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पड़ोसी मुल्क है, वो सबसे बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान अभी देख रहा है कि भारत और रूस नज़दीक हैं फिर से और मजबूत बॉन्डिंग नज़र आ रही है, और रूस और चाइना बहुत अच्छी तरह से मजबूत बॉन्डिंग में नज़र आ रहा है। अमेरिका तो हर जगह खेल रहा है, वो तो उसका कोई ना पक्का दोस्त ना पक्का मतलब ना खुल के दोस्ती ना खुल के उसकी दुश्मनी है, एक हाथ छोड़ दिया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर तोमर जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ संजय तोमर जी कि ये पाकिस्तान की भूमिका क्या रहनी चाहिए? पाकिस्तान क्या सोच रहा है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को अटैक नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। जब हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था और हमको पाकिस्तान को कैप्चर करना था, पीओके लेना था, तो हमने सीज फायर कर दिया। तो पाकिस्तान ये चीज़ समझता है। यू सी, वो लोग काफ़ी होशियार हैं। और देखिए, हम लोग अंग्रेजी करते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान हम लोग अंग्रेजी करते हैं। आपको होशियार कैसे लगते हैं? वो होशियार इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने सीज फायर कर दिया, फिर उन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया, उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। हमने भी बोला कि हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, हमने सीज फायर कर दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दिल्ली में ब्लास्ट किया है और उन्होंने बोला हमने भी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स वो कर लिए, जबकि पाकिस्तान को हमको ध्वस्त करना चाहिए। और रशिया हमारा दोस्त है, रशिया ने हमको दुनिया का बहुत बेहतरीन मतलब डिफेंस इक्विपमेंट दिया है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ये S-400 है, लेकिन हमने इसका फायदा नहीं लिया। अच्छा, है। मुझे तो ये चीज हमको समझना है। ऐसा नहीं है संजय तोमर जी, फायदा जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि जबरन में फायदा लेने के लिए युद्ध छेड़ देंगे। भारत ने तो अपना जवाब दे दिया। भारत तो इसको युद्ध करार ही नहीं दे रहा था, वो तो पाकिस्तान ने भारतीय जो लोकल लोग हैं, निवासी हैं, उन पर टारगेट किया, चूंकि सैन्य ठिकानों पर टारगेट करने की उसकी औकात थी नहीं। लेकिन इन सब के बीच आप जो बात कह रहे हैं, इस बात की भी गंभीरता समझनी जरूरी है। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैठा आम नागरिक अगर इस चर्चा को सुन रहा है और ये देख रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं, देखिए हम इस चर्चा को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के जानने का कि अगर देश में कोई इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतनी बड़ी कवरेज हो रही है, इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, तो उससे उसका क्या बेनिफिट है ये समझना होगा। अभी जब हमने देखा कि भारत के लिए अमेरिका ने रास्ते बंद करने की कोशिश की, भारतीयों को परेशान करने की कोशिश की, तो भारत ने रूस जाने वाले तमाम भारतीयों के लिए एक नया रास्ता तैयार किया है, जो रूस में जाकर नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रूस में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खोलना पड़ेगा। डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कही और मैं तो 2-3 बार रूस गया हूँ, जिसको कल आप सोवियत संघ के नाम से जानते थे जी। तो वहाँ भारतीयों के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत सदाशयता है और रूसी जनता भारत की जनता या भारत की संस्कृति या भारत की सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और भारत के प्रति सम्मान वो लोग बातचीत में, निजी बातचीत में भी व्यक्त करते रहते हैं। आप सोवियत युग में देखिए या पोस्ट सोवियत एरा में देखिए तो भारत और रूस के संबंध लगातार
बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो निकिता क्रुश्चेव रहे हों, चाहे लियोनिद ब्रेजनेव रहे हों, या पुतिन का कार्यकाल रहा हो। आपने एक तस्वीर दिखाई जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पुतिन बैठ के समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे खड़े हैं। तो ये अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे विश्व में चौधराहट जिसको बोल सकते हैं, या सारे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाने की जो लगातार कोशिश अमेरिका की तरफ से और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हो रही है, उसके मद्देनज़र उन्होंने विभिन्न देशों के रास्ते छेकने की कोशिश की है। उन्होंने वेनेजुएला को भी धमकी दी है, जो कि उसका पड़ोसी राष्ट्र है। क्यूबा फिदेल कास्ट्रो के ज़माने से अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका क्यूबा का कुछ बिगाड़ नहीं सका है। उसने क्यूबा पर प्रतिबंध लगाए, उसने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए, उसने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन सभी देश फल फूल रहे हैं। और बिल्कुल ताज़ा कड़ी इसकी यह है कि उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, और कल ही उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष की ओर से बयान आया है कि अगर वेनेजुएला के ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है अमेरिका, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो या कोई और कार्रवाई हो, तो उत्तर कोरिया पूरी ताकत से उसका साथ खड़ा रहेगा और वेनेजुएला अकेला नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि नए समीकरण लगातार बन रहे हैं। रूस वह देश है जिसने बहुत पहले डॉलर को चुनौती देने के लिहाज से रूबल और रुपये में कारोबार में विनिमय का रास्ता खुला था। ये एक डॉलर को एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आप रुपया देकर तेल खरीद सकते हैं। उसके बाद ये भी एक कदम उठा था कि सार्क देशों में एक नई साझा मुद्रा का चलन किया जाए, जिससे कि डॉलर की स्थिति कमज़ोर हो या डॉलर के खिलाफ विभिन्न राष्ट्र नज़दीक आ सके। लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सका, उसको उन्होंने तिलांजलि दे दी, क्योंकि सीधा था कि अगर ऐसे कोई मुद्रा जारी की जाती तो उससे अमेरिका के आर्थिक हितों पर कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अब पुतिन का आना बहुत मायने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तेल की खरीदी बंद होने के बाद, और भारत की सामरिक नीतियों के मद्देनज़र। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे मास्को में मेरी कुछ मित्रों, कुछ पत्रकारों से बात हुई, उनसे मुझे ये संभावना प्रतीत होती है कि भारत अमेरिका से सामरिक हथियारों की खरीद के साथ साथ रूस से भी सामरिक हथियारों खरीदने का सौदा करेगा, और दोनों के साथ कहीं ना कहीं अपने राजनीति में संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। बैलेंसिंग अप्रोच तो इंडिया शुरुआत से करता रहा, इसलिए गुटनिरपेक्षता हम इसको फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, नहीं है, और हम स्वतंत्र हैं। हाँ, हम वी आर इंडिपेंडेंट कि हमें जो करना है, जिस देश के साथ हमारे बेनिफिट्स होंगे। अभी इस बात को लेकर जिक्र भी हुआ था, भारत ने स्पष्ट कहा था कि भाई जिस देश से हमें फायदा होगा हम वो देखेंगे ना, पहले अपनी जनता की जरूरतों को पूरा करेंगे। नहीं, भारत को अपने सामरिक और आर्थिक दोनों हितों को देखना चाहिए जी। अगर आपको विश्व बाजार में रूस से या किसी भी अन्य देश से कच्चा माल सस्ता मिल सकता है, तो जाहिर है कि भारत को उसकी खरीद को वरीयता देनी चाहिए। अब डॉक्टर तोमर साहब, एक सवाल मेरा ये है संजय तोमर जी कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी भी नज़र इस मुलाकात पे है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या भारत इस बात को समझता भी है, जैसा कि सर ने कहा कि हमें सामरिक दृष्टिकोण भी अपनाना है, लेकिन क्या सामरिक दृष्टिकोण के लिए ये मुलाकात कुछ ऐसी स्थिति में बन जाती है जो भारत के लिए चुनौती बन जाए, दूसरे देश जो भारत के लिए जो भी दोस्ताना रिलेशनशिप है उसमें कुछ ऐसी स्थिति नज़र आए कि अगर पुतिन ने आपको बुला लिया, आपने पुतिन को बुला लिया है, तो फिर हमारी दोस्ती जैसे होती है बचपन में हम देखते थे कि अगर तू उससे बात करेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं बनेगी। डेफिनेटली, बिकॉज ये मैंने बोला ना, ये हमको समझना है। जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज़ का नाम लिया और फ्रांस का नाम लिया, इनके पास टेक्नोलॉजी है। अब रशिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उनका जो Su-30 MK1 है, उनका जो S-57 है, जिसको वो स्टेल्थ बोलते हैं, इट इज़ नॉट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। और मैं एक वेपन एक्सपर्ट हूँ। अगर आप Su-30 MK1 का या S-57 का डॉग फाइट करा दे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से, तो राफेल उसको मार देगा। बिकॉज राफेल एयरक्राफ्ट में एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको वो सुपर मात्रा मिसाइल बोलते हैं, जिसका रेंज 250 किलोमीटर है। और ये जो रशियन एयरक्राफ्ट है 30 MK1 और S-57, उसका रेंज है 100 किलोमीटर। तो अब आप देखिए कि मतलब फंडामेंटली अगर आप देखें तो हम अगर रशियन इक्विपमेंट पे जाएंगे तो दैट विल बी इंफीरियर। और अभी बात चल रही, मैं वेपन एक्सपर्ट हूं, मैं सरकार को ये एडवाइस करना चाहता हूं कि ये जो फ्रांस का जो ये आर्मामेंट है, इसको आप Su-30 MK1 में लगाइए, लेकिन
उसको फ्रांस अभी ऑर्डर नहीं दे रहा, वो हमको सोर्स कोड नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें हमको समझना पड़ेगा कि ये कंट्रीज भी वॉच कर रहे हैं, बट इट इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है, और अगर आप रशिया के पास जाएंगे आपको इंफीरियर टेक्नोलॉजी मिलेगी, और जिसके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, चर्चा को लगातार बरकरार रख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी होती है। बॉडी लैंग्वेज देखकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुतिन और मोदी की मुलाकात, तो अगर आम कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, ये मेल मुलाकातें दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों, लेकिन वो भी देख के बोल देगा ये दोनों दोस्त अच्छे हैं। दोस्त तो अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दोस्ती से ऊपर आगे बढ़कर क्या भविष्य है? देखिए, आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज अगर देखें, कायिक भाषा जिसको हम कहते हैं, तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं आत्मविश्वास से भरे और परस्पर आत्मीयता और नज़दीकी का बोध कराते प्रतीत होते हैं। और हैदराबाद हाउस में आज जो वार्ता होने वाली, शिखर वार्ता जो होगी, वो विश्व राजनीति की दृष्टि से भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसके नतीजों पर यूरोपीय देशों और अमेरिका की भी नज़र है। उसके आधार पर अमेरिका ये तय करेगा कि भारत के साथ उसको कैसा सलूक करना, टैरिफ वार को किस हद तक वो भारत के खिलाफ लागू करता है। जहाँ तक पुतिन और मोदी की बात है, तो मोदी और पुतिन के रिश्ते लगातार मुलाकातों में प्रगाढ़ होते गए हैं, और रूस वो राष्ट्र है जिसने भारत के हितों को लगातार कहीं ना कहीं पोषित और संवर्धित किया है। इस संदर्भ में अगर देखें तो हैदराबाद हाउस की जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत मानीखेज होने वाली है, और आज शाम तक जो विज्ञप्ति जारी होगी उससे आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि इस वार्ता के जरिए भारत और रूस की मैत्री और मजबूत हुई है। और उस विज्ञप्ति में जो बयान आएंगे उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, फिर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी जी, क्योंकि उसी का इंतजार तो किया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश हैं। तोमर साहब, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। उसी का इंतजार किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती से क्या कहते हैं, या भारत का रूस के साथ जो रिश्ता है उस पर पीएम मोदी क्या कहते हैं। क्या आप लगता है कि देखिए, बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा। सॉरी, देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बिकॉज हमको समझना है कि एक स्ट्रेटेजिक मैटर है, और ये जो पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो इंडिया आए हैं, उसका लिंक है चाइना के साथ भी है। बिकॉज हम अभी जो ब्रिक्स कंट्री है, अभी हम बैकफुट पे आ गए। पहले हम फ्रंट फुट में थे, अभी हम बैकफुट में आ गए। करेंसी की भी बात हम बहुत उससे कर रहे थे, लेकिन अब हम पीछे हट गए हैं। तो ये सब चीजें जो है डिस्टर्बिंग फैक्टर है इंटरनेशनल अफेयर्स उसके लिए में। तो अमेरिका तो कहता है कि ब्रिक्स की हम बात ही नहीं मानते हैं, वो तो इस गठबंधन को ही नहीं मानता है। उन्होंने उसको पंचर कर दिया ना, लेकिन हम उसको आगे लेके चल रहे थे, लेकिन अब हम पीछे हो गए। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू रशिया एंड चाइना, यू सी। तो एक इंटरनेशनल मुस्लिम हम याराना की बात करते हैं, बट जब ग्राउंड में हम आते हैं तो पहले हम आगे होते हैं और फिर हम पीछे हो जाते हैं। और जैसे आपने यूरोप का बात करी है, यूरोप क्या अमेरिका के इशारे में चलता है, तो ये हमको समझना है कि हमको फोकस अभी अमेरिका के साथ करना है, और हमको अमेरिका को वी हैव टू कीप देम इन गुड ह्यूमर, बिकॉज हमारा बहुत सारा मैन पावर अमेरिका में है, H1B वीसा वगैरह, ये सब चीजें हमको। और जो आपने ट्रेड डील की बात करी है 1 लाख करोड़, इट इज वेरी स्मॉल। 1 लाख करोड़ का मतलब है $10 बिलियन। $10 बिलियन का मतलब है 20 फाइटर एयरक्राफ्ट। नहीं, अभी मैं इसमें पूरा श्योर नहीं हूं, मैंने मोटा 1 लाख आपने बोला है, मैं उसका कन्वर्जन बता रहा हूं। $10 बिलियन $10 बिलियन का मतलब है उससे आप केवल 20 मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं। इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो अब हमको ये देखना है कि पुतिन साहब क्या बोलते हैं इंडिया को, जो ऑयल ट्रेड हमने बंद किया है, और नहीं, अभी हमको बहुत होशियारी से ट्रेड बंद किया है, ये भारत की तरफ से अभी स्पष्ट कहाँ हुआ है? नहीं, बंद कर दिया, इट इज क्लोज्ड। वो इट इज अ कंफर्म न्यूज। भारत ने तो कहा नहीं है अभी। नहीं, वो बंद है। ये तो अमेरिका कह रहा है। नहीं, अमेरिका नहीं कह रहा। हमारी रिफाइनरीज वगैरह अब रशिया के जो क्रूड ऑयल जो आता है रिलायंस रिफाइनरी में, वो आना बंद हो गया है। ये कंफर्म न्यूज है, इसके ऊपर वी शुड नॉट डिस्कस एनीथिंग। तो हमको ये सब चीजें सोचना है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बस यही चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं और आप बेहतर समझते हैं। लेकिन डॉक्टर सूर्य सक्सेना जी, जो व्यक्ति आपसे रिलेशन रखना नहीं चाह रहा है, या आपके बारे में वो मान के चल रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से, ये मेरा दोस्त तो है लेकिन इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं करने हैं, मैं इसका नुकसान करूं, तो क्या उसके आगे गिड़गिड़ाना जरूरी हो जाता है? नहीं होता ना, यही तो बात है। भाई आप नई बात करना चाहते हैं, आप घर में बैठिए अपने, हम नए रास्ते खोलेंगे। कतई नहीं होता। और जहां तक तेल खरीदी की बात है,
कल ही मेरी मास्को में एक पत्रकार मित्र से बात हुई थी। उन्होंने बताया भारत ने पूर्णतः रूस से तेल खरीदी बंद नहीं की है, बल्कि क्रमिक तौर पर लगातार उसमें कटौती की जा रही है और हम कम से कम तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका नाराज ना हो। लेकिन सिर्फ अमेरिका की नाराजगी के वजह से अगर भारत अपनी सारी नीतियां तय करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय आर्थिक और सामरिक हितों पर कुठाराघात होगा। देखिए, जहाँ तक एसयू 5वीं पीढ़ी के संस्करण की बात है, मेरी जानकारी ये है और मुझे ये बताया गया है, मैंने पढ़ा भी यही है कि वो स्थलतर विमान है। और जहाँ तक सोर्स कोड की बात है, अगर अमेरिका और फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है और रूस आपको सोर्स कोड दे रहा है और रूस से दोस्ती करके अगर आप कहीं ना कहीं चीन के नज़दीक आ सकते हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को लॉजिस्टिक मुहैया किए थे और राफेल विमान के शेयर उस वक्त जिस तरीके से लगातार गिरे थे, और ये हालांकि विवादास्पद है लेकिन ये माना जाता है 5-6 विमान राफेल जो है पाकिस्तान ने मार गिराए। तो उसके मद्देनज़र अगर भारत अपनी नीतियां तय करता है और रूस से हथियारों की खरीद करता है तो ये मान के चलिए भारत कहीं ना कहीं अपने सामरिक हितों को वरीयता दे रहा है। और सिर्फ अमेरिका के मद्देनज़र अगर आपको सारी नीतियां तय करनी है तो भारत की ना सिर्फ छवि पर खरोंच आएगी, उस पर आँच आएगी, बल्कि दूरगामी देश से भारत के हित कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और भारत जो निर्गुण देशों का मसीहा माना जाता है, प्रणेता माना जाता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि कलुषित होगी। इसलिए भारत को अपने हितों को वरीयता देनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या अन्य किसी भी राजनीतिक दृष्टि से भी। क्योंकि यूरोप यह बिल्कुल नहीं चाहता है कि उक्राइना में शांति हो। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन कहीं ना कहीं रूस को युद्ध में उलझाए रखना चाहते। अमेरिका की जो स्थिति ऐसी रही है कि अमेरिका के साथ दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन दुश्मनी तो अल्टीमेटली बुरी ज़्यादा मानी जाती है। अमेरिका कब क्या कर दे ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अमेरिका में अस्थिरता की स्थिति ट्रंप के आने के बाद ज़्यादा हुई है। भाई, इससे पहले जो बाइडन थे, उससे पहले ट्रंप थे, उससे पहले बराक ओबामा थे, तो उस समय स्थिति भारत के साथ इतनी खराब नहीं थी। स्थिति खराब हुई है ट्रंप के दूसरे टेन्योर से। लेकिन सवाल ये कि ट्रंप का टेन्योर अभी अगले 2028 तक है। 2028 के बाद अब दोबारा तो ट्रंप बनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ की जो है उनका संविधान है कि 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति बनता नहीं है। प्रावधान है। हाँ, जो प्रावधान है, अब इस प्रावधान को बदल लें तो अलग बात है। लेकिन हम 3 साल क्यों सोच रहे हैं? हम तो अगले 30 साल सोचना पड़ेगा ना। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप की नीति है वो अमेरिका में बिल्कुल स्थायी हो जाएगी। जो भी नया बनेगा राष्ट्रपति वो चेंज करेगा, हो सकता है। ऐसा नहीं है। अमेरिका एक अच्छा दोस्त भी है और कहीं ना कहीं मतलब अमेरिका को हमने नाराज किया है। और क्या है कि आप अगर अमेरिका के अगेंस्ट में अगर आप काम करेंगे तो जैसे वेनेजुएला की हम बात कर रहे हैं, तो वेनेजुएला को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वेनेजुएला में ऑयल एंड गैस के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, लेकिन उनकी बात अमेरिका के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ और उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमको ये समझना है कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है उसका जो फॉर्मेशन है और फिर उसके बाद जो हमने करेंसी की बातें करी, इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू डॉलर और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा हमको सोच समझ कर चलना चाहिए। और अब हम बैकफुट में आ गए हैं। अगर अमेरिका को आप नाराज करेंगे, आज अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर है। इंडिया किस पे बैकफुट पे? बैकफुट पे आ गया। ब्रिक्स को उन्होंने पंचर कर दिया। तो ब्रिक्स की बात ही नहीं, अमेरिका थोड़ी ना है। ब्रिक्स में तो ब्राजील भी है, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। तो अब ये बैकफुट में आ गए। अभी करेंसी बनाने की कोई बात नहीं कर। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हमको पहले ही समझ में आ जाती, अभी आप बिना बात आप किसी से दुश्मनी मोल लेंगे तो फिर वो डेफिनेटली वो भी काउंटर अटैक करेगा। तो अब इंडिया बैकफुट पर तो नहीं है डॉक्टर सूर्य सक्सेना जी। ये बैकफुट पे कतई नहीं है। और जहाँ तक वेनेजुएला की बात कही आपने, ईरान की बात कही आप, मैंने आपसे कहा कि क्यूबा से तो अमेरिका सन 60 से नाराज है, लेकिन क्यूबा उसके पड़ोस में आज भी फल फूल रहा है। वेनेजुएला के आर्थिक हितों पर कुठाराघात हुआ है, रूस के आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया है अमेरिका ने। और अमेरिका के खाते में सारे कलंक हैं, चाहे वो वियतनाम युद्ध हो, चाहे वो परमाणु बम गिराने का हिरोशिमा नागासाकी का मामला हो या अन्य देशों को गच्चा देने का मामला हो। आज की तारीख में पाकिस्तान अगर भारत को आंख दिखाता है तो किस बूते पे दिखाता है? वो अपने सैनिकों या अपने ताकत के बूते नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के खिलाफ न सिर्फ युद्ध छेड़ते रहते हैं, बल्कि वो परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह की लड़ाइयों में शरीक है। जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लगातार पाकिस्तान की ओर से शह दी जा रही है और एक परोक्ष युद्ध
पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ लड़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियाँ ही पाकिस्तान को उकसाती हैं, जिससे कि ये सारी स्थितियाँ बनी हैं। तो भारत को अपने हितों को वरीयता देनी चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ सारी नीति इस आधार पर हो कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। सिर्फ अमेरिका ही विश्व नहीं है। आप अपनी शर्तों पर अगर सब पर अपने अपने इरादे थोपना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और चीन और भारत मिलकर एक ऐसा दूरी बना सकते हैं जिसके सामने अमेरिका को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ये बीजिंग, मस्को और दिल्ली ये दूरी इतनी बड़ी होगी जनसंख्या की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामरिक सभी दृष्टियों से आप देखिए। तो ये जो पुतिन और मोदी की वार्ता है वो बहुत मायने रखती है, और पुतिन के जरिए भारत कहीं ना कहीं बीजिंग यानी चाइना को भी साध सकता है। और जनसंख्या की दृष्टि से 140 करोड़ के ऊपर दोनों भारत और चीन की आबादी है। तो इतने बड़े बाजार को, और चीन ने जिस तरीके से अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दी है, आज टेक्नोलॉजी के लिहाज से, यहाँ तक कि AI के मान से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मान से भी, और ये माना जा रहा है कि सन 2030 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चीन की अर्थव्यवस्था लांघ जाएगी और अमेरिका दूसरी पायदान पे आ जाएगा। तो ये सिर्फ ये कहना है कि अमेरिका के हितों को देखते हुए, अमेरिका की नाराज़गी के वजह से भारत सरकार एक कठपुतली सरकार की हैसियत से काम करे, ये मुझे लगता है बहुत शर्मनाक होगा। ठीक है, मैं